एम्बिडेंट का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा तरफ से जो अटैक कर सकते हैं, जैसे HCl है, N पे भी लोन पेयर है, S पे भी है, तो ये एम्बिडेंट है। दोनों तरफ से लोन पेयर दे सकता है, पर देगा एक ही बार में से। आई एम एम्बिडेक्स्ट्रस, मैं दोनों हाथ से झापड़ा मार सकता हूँ, बट मारता है एक ही हाथ से, ऐसा नहीं दोनों से हुआ, ठीक है ना। बट कुछ होते हैं जो दोनों तरफ से एक साथ चलते हैं, वो उनको कहते हैं बाइडेंटेट, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट। जैसे ये CH2 CH2 NH2 NH2, इथेन डायमीन, ये दोनों तरफ से लोन पेयर दे रहा है। कॉपर आयन अगर आएगा तो इधर से भी लोन पेयर दे देता है, इधर से भी, बट ये जो है एक ही तरफ से देगा, या तो S की ओर से देगा या N की ओर से, तो इट इज एम्बिडेंट। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर, एन छोटा नीचे करके लिखते हैं थोड़ा सा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब है नेगेटिव आगे अटैक कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसे हमारा मान लीजिए ये कोई हेलोएल्केन है, तो क्लोरोमीथेन कहेंगे। अब इसको OH माइनस जो है आगे अटैक कर रहा है, इसको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। ये हेलोएल्केन, अब जब ये इसको अटैक करेगा तो वो अपोजिट से करेगा, ये हटता जाएगा और ये लगता जाएगा। इसमें 5 बॉन्ड्स नहीं हुए हैं, डॉट डॉट दिखा रहा हूँ कि ये हटता जाएगा, वो लगता जाएगा। Cl हटता जा रहा है, OH लगता जा रहा है। Cl जैसे ही हटेगा तुरंत OH लग जाएगा, तो 4 ही रहेंगे, एक समय में 5 बॉन्ड नहीं बन पाएंगे। मीथानॉल है ना, मीथानॉल। देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर मतलब है दो कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंडेंट है रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा कि ये जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, न्यूक्लियस लविंग। नेगेटिव विल लव पॉजिटिव होता है न्यूक्लियस। तो ये अटैक जब Cl माइनस हटेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम ये दिखा रहे हैं कि Cl माइनस Cl हट रहा है और OH लग रहा है। Cl जैसे ही हटेगा OH इस पर लग जाएगा। अब इसमें OH जब इधर से लगता है तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसका अब क्या मतलब है कि जैसे कोई मोटरसाइकिल पे बैठता है, छाता ऐसे होता है, और जैसे मोटरसाइकिल चलती है तो वो पलट जाता है ना, हाँ, तो घूम जाता है। तो इसलिए इसमें ये कह रहा है कि जब Cl इधर से लगा था तो H ऐसे थे, बट जैसे ही OH लगेगा तो देयर विल बी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। SN2 मैकेनिज्म में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ 2 टर्म्स, इसलिए SN2 कह रहे हैं। अब जब SN1 की बात करेंगे इट विल डिपेंड ऑन ओनली 1 टर्म, तो वो SN1 होगा। इसके अंदर 3 बातें मेन हैं। पहली बात ये है कि SN2 विल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द 2 टर्म्स। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो SN2 की रिएक्टिविटी कम होगी। तो प्राइमरी विल बी मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन टर्शरी। इन SN2 अगर अल्काइल हैलाइड प्राइमरी है दैट विल बी मोर रिएक्टिव, सेकेंडरी कम रिएक्टिव होगा, टर्शरी और भी कम होगा, क्योंकि OH को अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ग्रुप होता तो क्या होता, तो फिर इसके अंदर जैसे इसको हटा के हम यहाँ पे मिथाइल कर दें। अब मिथाइल अगर होगा तो इसके ऊपर भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब देख रहे हैं कितना मुश्किल हो रहा है अटैक करना। यस सर। अब वो OH को अंदर घुसना ही मुश्किल हो रहा है। टर्शियरी रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लो, प्राइमरी में इट विल बी फास्ट बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस इज लेस। ठीक है,
तो पहली बात हो गई, इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ टू टर्म्स। दूसरी बात है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड विल बी मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। और तीसरी बात है कि वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हेलोएल्केन एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द concentration of haloalkane as well as nucleophile। ठीक है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड विल बी मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। उतारो इसको। ये अनस्टेबल है, ये बहुत कम टाइम के लिए है, ये जो है अनस्टेबल है, बहुत जल्दी ये इसको अटैक करेगा, ये Cl हट जाएगा, तुरंत OH लग जाएगा। बहुत कम टाइम के लिए ये कॉम्प्लेक्स जो है इट इज़ अनस्टेबल, तो ये ज़्यादा देर रुकेगा नहीं। कहाँ रहता है भाई? गुड इवनिंग जी। टू प्लस ले लो, ठीक है। अब जो SN1 होगा, जो SN1 होता है उसमें भी हेलोएल्केन और न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन होता है, पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हेलोएल्केन बट नॉट ऑन न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो वो उसको मैं बनाता हूँ, SN1 यहाँ लिख देता हूँ। न्यूक्लियोफिलिक SN1 ऐसे लिखा जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोनोमोलिकुलर या यूनिमोलिकुलर भी कहते हैं। यूनिमोलिकुलर में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ Cl है, इसमें CH3 लगा है, इधर भी CH3 लगा है, इधर भी CH3 लगा है। ठीक है, हटा दें, उतार लिया। इसमें क्या होगा, ये पहले टूटेगा, इसमें प्लस Cl माइनस, ये क्या बना है, टर्शियरी कार्बोकेटायन। तो इसमें टर्शियरी विल बी मोर रिएक्टिव। ठीक है, अब ये जो टर्शियरी कार्बोकेटायन बना है ये तुरंत OH इस पे आके अटैक कर देगा। इसमें 4 स्टेप में होगा। पहला स्टेप जो होता है रेट डिटर्मिनिंग होता है स्लो, ये वाला फास्ट होता है। इसमें रेस्पिंग OH इधर से भी लग सकता है, लेफ्ट से भी, राइट से भी। ठीक है, दोनों तरफ से बन सकता है, इधर से भी लग सकता है, उधर से भी लग सकता है। इसमें दोनों बराबर बनेंगे। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन हेलोएल्केन पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि अगर ये टर्शियरी हेलोएल्केन है तो टर्शियरी कार्बोकेटायन में तुरंत टूट जाएगा। अब ये टूट गया तो OH नेगेटिव पार्ट तो लगना ही है, इसलिए ये फास्ट है। इसको टूटने में जो भी टाइम लगे, जितनी जल्दी ये टूटेगा उतनी जल्दी OH माइनस लग जाएगा। तो इसमें 3 बातें आ गई। पहला, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन वन कंसंट्रेशन टर्म। नंबर 2, टर्शियरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। एंड नंबर 3, रेसिमिक मिक्सचर में भी फॉर्म। इसके बारे में और समझाऊंगा, रेसिमिक मिक्सचर वाला पानी क्या है। सर ये अपने आप ही जो ये Cl का बॉन्ड टूट रहा है। हाँ, ये जो कार्बोकेटायन है, सॉरी जो Cl है, जो कंडीशंस दी जाती है उनमें जब रिएक्ट करते हैं समय Cl आसानी से हट जाएगा। जब हटेगा तो टर्शियरी कार्बोकेटायन बन जाएगा। ठीक है,
कितना बचा एक चैप्टर? हाँ कितना बचा एक चैप्टर? ये चैप्टर तो अभी है काफी बड़े तो बड़ा है जब तो कोई भी बहुत है ओके ठीक है सॉरी वो जिस दिन हमने कंप्लीट कराया उसी दिन ये सब क्लियर आ गया। तुम भी करा दिया दो दिन में लिख दिया हमने, एक दिन में उसकी शॉर्ट सर वो मैंने ना पेपर 17 में निकाला। क्या क्या आ रहा है 20 में अभी तो सर ये चैप्टर 10 और शायद चैप्टर 12 और 11 में से आ रहा है। तो ऑर्गेनिक नहीं आएगा फिर नहीं आ सकता 10 के बाद 11 ही को करना पड़ेगा सर एक मिनट आज इसमें लिखिए 3 बातें सर हो जाएगा उसकी ऑर्गेनिक आ रही है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन पहली बात आपको कोई घर बैठे बैठे तो दिखेगा नहीं तो मैं जो लिखूंगा घर बैठे सो सर लेकिन आएंगे बस ये दो चैप्टर। चला तो दिखेगा पहली बात है देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हैलोएल्केन। एक तो हैलोएल्केन्स के ऊपर डिपेंडेंट है केवल, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए SN1 कह रहे हैं। नंबर 2 टर्शी इज़ मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, टर्शी अल्काइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और नंबर 3 रेसमिक मिक्सचर में भी फॉर्म, रेसमिक मिक्सचर में बी फॉर्म्ड। ये 3 बातें हैं, उतार लो। सर ये बॉन्ड होता है क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटाइन बोले ज़्यादा स्टेबल है, कंडीशन दी है ना, कंडीशंस में रिएक्ट करते हैं। एक्वस के OH दोगे तो OH इसको हटा के हट जाएगा, तो कंडीशंस में कि Cl हट जाएगा। एक्चुअली मैकेनिज्म दिखा रहे हैं कि पहले Cl हटा होगा, कार्बोकेटाइन बना होगा, फिर OH आके लगा होगा। तो इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन में डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हैलोएल्केन। हैलोएल्केन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। उसके अंदर दोनों की कंसंट्रेशन चाहिए थी, दोनों पर डिपेंडेंट है। यहाँ पे टर्शी ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि टर्शी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, तो ये जल्दी से टूटेगा, प्राइमरी में टाइम लगेगा। और तीसरी बात है कि रेसमिक मिक्सचर में भी फॉर्म, रेसमिक मिक्सचर का मैं बताऊँगा क्या है। ये तीनों बातें होता है। उसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं रेसमिक मिक्सचर की बात करूँगा। क्वेश्चन इसमें कैसे पूछा जाता है? उन्होंने NCERT का जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन है predict the order of reactivity of in SN1 and SN2 for 4 isomeric bromobutanes। करिए सर रेसमिक का भी बताऊँ मैं, इसको उतार लो। उसके लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी है और 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स। ठीक है, इसको क्वेश्चन को करना है, इसको रोकना नहीं। तीनों बातें दोनों में SN1 और SN2 में 3 डिफरेंसेस हैं कि उसमें SN2 में दोनों पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसमें एक पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा उसके अंदर प्राइमरी, SN2 में प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव, इसमें टर्शियरी। तीसरा उसके अंदर इसमें रिवर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो रहा है SN2 में, इसमें रेसिस। ठीक है, अब ये जो बात है आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स वाली, ये क्वेश्चन जो आ रहा है, इसमें ब्रोमोब्यूटेन का मतलब है कि कार्बन 4 है और ब्रोमीन 1 है। यस सर। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये भी हो सकता है, सेकंड पे लगा लो। तीसरा ये भी हो सकता है कि टर्शी बना लो। और चौथा ये भी हो सकता है
दिस इज ऑल्सो ब्रोमोब्यूटेन, कॉमन नेम में आइसोब्रोमोब्यूटेन। भाई ब्रोमोब्यूटेन का ये फॉर्मूला है ना, Yes, 4 sir. कार्बन एक ब्रोमीन लगनी है, तो ये पॉसिबिलिटीज है सारी। जैसे IUPAC नेम में तो आईयूपीएसी में नेम कॉमन नेम है ना, ब्यूटेन ही नहीं बनेगा। आइसोब्रोमोब्यूटेन। जरा आइसो क्यों जब सेकंड पे लगता है तो आइसो हो जाता है। हो गया? अब ध्यान दो, इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, सी कहते हैं, इसको डी कह देते हैं, ठीक है। अब आपको पहले देखना है कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शियरी, तब आप बता पाओगे। पहले हम SN1 में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो आप बताओ SN1 में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? प्राइमरी गलत। कम में ज़्यादा, ज़्यादा में कम, कम में ज़्यादा, ज़्यादा में कम। SN2 में प्राइमरी, SN1 में टर्शियरी, कम वाले में ज़्यादा, ज़्यादा में कम। यस, सी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर बॉम्बे है, फिर कौन है? अमेरिका नहीं है, दिल्ली है, दिल्ली है, अमेरिका सबसे पीछे रह गया। अब बात समझो क्यों, बात समझिएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, टर्शियरी कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल, उससे कम स्टेबल सेकेंडरी। अब ये दोनों ही प्राइमरी है, इनमें लिखा जाना चाहिए। ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है, ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। प्राइमरी वो होता है कि जिसपे जो ग्रुप लगा है उस पर एक ही तरफ कार्बन है, सेकेंडरी में 2 तरफ कार्बन, टर्शियरी में 3 तरफ कार्बन, इन दोनों में एक ही तरफ कार्बन है। बट कार्बोकैटायन उसमें ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर Br यहाँ से चला जाएगा, पॉजिटिव होगा, तो ये पास में है फेंकने के लिए इलेक्ट्रॉन, तो इसका पॉजिटिव चार्ज जल्दी न्यूट्रलाइज होगा। इसमें तो दूर है, यहाँ आग लगी है, ये इतनी दूर है, ये पड़ोसी है, पास में है। सर ऐसे तो टर्शियरी भी कर देगा ब्रोमीन। तो टर्शियरी तो सबसे पहले हो रहा है, इसलिए मोस्ट रिएक्टिव है। टर्शियरी फिर सेकेंडरी। अब प्राइमरी में लड़ाई हो रही है कौन सा ज़्यादा, ये ज़्यादा नहीं कर पाएगा क्योंकि दूर है, इसका कार्बोकैटायन कम स्टेबल है, इसका कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। अब SN2 में भी कहा है, SN2 में इसका उल्टा हो जाएगा। SN2 में प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव, स्टेरिक भीड़ भाड़ कम होनी चाहिए, सबसे कम भीड़ भाड़ इसकी है, अटैक करना इसको आसान होगा, सर ये मोस्ट SN1 रिएक्टिव ये होगा, SN2 मोस्ट रिएक्टिव ये होगा। सर SN1 SN2 में ये होगा। फिर D आ जाएगा, फिर B आ जाएगा, सबसे कम रिएक्टिव C। हाँ, आप क्या कह रहे हो? सर SN1 और SN2 में SN1 एंड SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोनोमोलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर, मतलब दो पे डिपेंडेंट है रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें एक ही पे डिपेंडेंट है। सर लेकिन जब हमने SN1 का रूल लिखे तब तो फिर हमने टर्शियरी सबसे ज़्यादा, कम में ज़्यादा, ये याद रखो ना, 1 में 3 वाला, 2 में 1 वाला, कम में ज़्यादा, ज़्यादा में कम, ऐसे याद कर लो ना, ठीक है। एक और क्वेश्चन दूंगा, उसको करेंगे, फिर रेसमिंग पिक्चर की बात करेंगे। सर मैं टेबल 10.4 नहीं पढ़ी, 10.4 पेज नंबर पेज क्या है? 300 292 290 नहीं, आपको मालूम होना चाहिए जैसे बस रिएक्टिविटी इसके जो रिएक्शंस है ना, हम लोग जब करेंगे ना तो उसमें आ जाएंगे। ये इसमें दिखाया शॉर्ट टाइम में, सारे रिएक्शंस इंक्लूड देंगे। हाँ जी बच्चों, ये उतार लिया। Yes, sir. एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, NCERT के पैटर्न पे दे देता हूँ। SN1 एंड SN2 दोनों में लगाना है, बस ये हटा देना, ऑर्डर तो मालूम कर लोगे। Yes, sir. बचा रहता है। C6H5 CH2Br, C6H5CH, C6H5Br, C6H5CH,
CH3 Br, C6H5 C CH3 C6H5 Br। ये दिख रहा है किनारे का, ये बीच वाला हटा देते हैं सब। SN1 में पहले लगाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1। देखिए इनके स्ट्रक्चर बना लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इस किसी से इसको ऐसे बना लेते हैं। इसके एक तरफ Br है, दो तरफ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक तरफ मिथाइल फिनाइल ग्रुप है। इसके अंदर इसके ऊपर C के ऊपर एक तरफ H है और दो तरफ बेंजीन लगे हुए हैं। एक तरफ ब्रोमीन लगी है। इसके अंदर C के ऊपर एक तरफ H है, एक तरफ बेंजीन है, एक तरफ CH3 है और एक तरफ Br है। इसके अंदर C के ऊपर एक तरफ CH3 है, दो तरफ बेंजीन है और एक तरफ Br है। देखो, ठीक है जी। यस सर। अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा। आपको बताना है ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है। प्राइमरी क्यों? सर क्योंकि Br की तरफ सारे कार्बन एक ही तरफ सारे कार्बन, जिस पे Br लगा है, जिस कार्बन पे उसके एक ही तरफ कार्बन है, तो ये प्राइमरी है। ये वाला कौन सा है? सेकेंडरी है, इसके दो तरफ कार्बन है। अच्छा, ये सेकेंडरी सेकेंडरी, इसके दो तरफ कार्बन है। ये टर्शियरी है, इसके तीन तरफ कार्बन है। अब SN1 की बात कर रहे हैं। SN1 में टर्शियरी इज मोर रिएक्टिव। यस सर। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? D वाला, ABCD। सबसे ज्यादा D रिएक्टिव हो गया, उससे कम C फॉर कैलकाटा। कैलकाटा का 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। इसमें दो बड़े बड़े हैं, इसमें एक छोटा है, ठीक है ना। देखिए SN1 में स्टेरिक हिंड्रेंस की बात नहीं होती है। SN1 में टर्शियरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होने की बात है। ठीक है, अब इसके अंदर टर्शियरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। सर इस सी वाले को इसमें होगा कि इसमें होगा? बी वाले B में में, भी क्योंकि होगा। ये जो है ना बेंजीन रिंग अपना रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा, इसलिए बी विल बी मोर। सर बेंजीन तो वहाँ पर भी है ना। ये बेंजीन दो थे, है ना। इसमें दो बेंजीन है, इसमें भी दो है, इसमें एक ही है। इसमें मिथाइल ग्रुप भी देगा ना, अगर ये हटिया का तो ये भी देख रहा है, ये भी देख कर रहा है। ये कौन सा है? सी। फिर और ये, A। ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको, अगर आपको SN1 कर रहा है तो फिर आपको देखना है टर्शियरी इज मोर रिएक्टिव, तो उसके बाद कार्बोकैटायन मोर स्टेबल। टर्शियरी कार्बोकैटायन कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है? वो सर मैं कह रहा हूँ कि वो C ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा। क्यों? कार्बोकैटायन हमें देखना है। इसका जब अगर Br पॉजिटिव हो जाएगा तो इसके अंदर बेंजीन रिंग का ऐसे होगा, ये इसको अपना चार्ज दे देगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज अंदर चला जाएगा, बेंजीन रिंग के अंदर घूम जाएगा। ये तो खाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी खिसका रहा है, तो यहाँ दो दो जगह हेल्प कर दे, ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। Br की जगह आयोडीन ले सकते थे, क्लोरीन, कोई भी हाइड्रोजन हटेगा तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। सर लेकिन आयोडीन आसानी से हटता है, आयोडीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, आसानी से हटेगा। ये बस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। ठीक है जी, हो गया। तो ये SN1 SN2 के अंदर क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। अब हम आपको रेसिपी मिक्सचर की बात बताएंगे। हो गया ये? सर 100% हो जाएगा ना? हाँ, इसको उल्टा हो जाएगा, इस तरीके से उल्टा। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें है? ये दो सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें है, तो ये सबसे पीछे हो जाएगा, सबसे पीछे ये हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें दो मोटे मोटे लगे हुए हैं, डी
बी हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें एक मोटा है उसमें तो और एक पतला है उसमें तो दोनों एक मोटा ही एक पतला, तो ये आ जाएगा और फिर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? हाँ, स्टेरिक हिंड्रेंस तो भारी, मान लो कि प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री से तुम बात करना चाहो डायरेक्ट तो कर लोगे, बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस। 4 कमांडो से पहले लगे हुए हैं, फिर 6 लगे हुए हैं, ऐसे ही दूर से लोग बाबा हट जाने दो कितनी भीड़ भाड़ है स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इसके ऊपर कितने मोटे मोटे लगे हैं, इसको अटैक करने जाने के लिए बड़ा इन मोटों मोटों से निकल के आना मुश्किल है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई अगर अकेला खड़ा है जैसे ये था, इसको अटैक करना आसान है, यहाँ से ये हटेगा, इसको अटैक करना आसान है, बट इसके आसपास सारी तरफ ये रखा है, तो आपको आके अटैक करना है इस पतली सी गली में से, यहाँ पे तो कहीं से भी अटैक कर दो। तो स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब है भारी भारी जब ग्रुप लगे होते हैं तो अटैक करना मुश्किल हो जाता है, वो बात है। ठीक है जी, यस सर। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है SN1 SN2 वाला बार बार आपको यूज करेगा, डायरेक्ट बोल देगा इसमें SN1 मैकेनिज्म लग रहा है, इसमें SN2 मैकेनिज्म लग रहा है। तो उसमें 3 बातें याद रखनी है। SN1 में टर्शी कम वाले में ज़्यादा वाला रिएक्टिव है, SN1 में टर्शी मोर रिएक्टिव, SN2 में प्राइमरी। SN2 में हम स्टेरिक हिंड्रेंस को देखेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी तो रिएक्ट करना मुश्किल होगा। SN1 में हम कार्बोकैटायन को देख रहे हैं, टर्शी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है, उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन होता है, इसके अंदर रेसिड्यू मिक्सचर बनेगा। ठीक है, बता देते हैं। जो भी चीज़ें हम पढ़ाते हैं ना उसको घर में जाके आपके पास जो बुक है प्रेशर है उसमें से जरूर पढ़ो उसको डिटेल में, क्योंकि हम जो बातें बता रहे हैं मेन बता रहे हैं, हम आपको एकदम टू द पॉइंट बता रहे हैं। हम बहुत घुमा के बताएंगे ना सारी चीज़ें, तो आपको समझ में नहीं आएगा किस चीज़ को एब्जॉर्ब करें और किसको ऐसे क्या लें। मेन बात बताओ तो बच्चे के दिमाग में पहुँचेगी, बहुत सारी बातें बताएंगे तो उसके दिमाग में कुछ नहीं पहुँचेगा। तो इसलिए बुक में जब जाके पढ़ोगे तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं इंपॉर्टेंट, उसके एग्जाम्पल्स, उसका कोरिलेशन, उसका ऐसे क्यों हो रहा है, उसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस करते हैं, तो वो आपको बुक से मिलेगा। जो करने के बाद क्लास में करने के बाद अगर घर में आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो आप कुछ भी नॉलेज गेन नहीं कर, कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है चीज़ों का। घर में जरूर जाके सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ाओ, अभी आपके पास टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ, मजबूर होता है। अब हम जो रेशमिक मिक्सचर वाली बात कर रहे हैं, बच्चा भूल ही जाता है क्वेश्चन करके इधर उधर भूल के, कोई बात नहीं, जब याद आए जब पूछते हैं। रेशमिक मिक्सचर का क्या होता है कि एक होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, और इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में क्या होता है कि देखिए जैसे ये कंपाउंड है, ठीक है, इसकी मिरर इमेज हम बना रहे हैं, ध्यान से ध्यान सुनना। इसकी मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगी, इसकी मिरर इमेज ये है, इसको इसके ऊपर यूँ रखूँ कभी सुपर इम्पोज हो पाएगी? आप कहोगे सर नहीं यूँ रख लो, अरे इसकी मिरर ये थोड़ी है, ये ऊपर वाला पोर्शन ऐसा है, ये दूसरी तरह का है, तो यही तो बनेगी। अब इसके ऊपर रखेंगे कभी नहीं सुपर इम्पोज होगी, जब सुपर इम्पोज नहीं हो रही है ऑप्टिकली एक्टिव। When the mirror images do not superimpose, then it is optically active compound. When the mirror images सर इसका फायदा क्या होगा? मैं do not superimpose, ऑप्टिकल एक्टिविटी then they are optically active. Then they are optically active. अब ऑप्टिकली एक्टिव होने का क्या मतलब है समझिए। शुरू में जो दवाइयाँ बनी, सीवियर पेन की जो दवाई थी ब्रूफेन की, जैसे पथरी होती थी ना किडनी में है या लीवर में है, तो वो रात में किसी समय भी शूटिंग दर्द निकल आता है, इतना अनबेरेबल होता है, तो उसके लिए ब्रूफेन थी।
तो पाया क्या गया कि बहुत से पेशेंट्स ने शिकायत की कि हम ब्रूफेन खाते हैं, उससे हमारी नर्वसनेस बढ़ जाती है और दर्द तो कम होता ही नहीं। और कुछ ने कहा नहीं, हम ब्रूफेन खाते हैं, हमें तुरंत फायदा होता है, पर शिकायत बहुत आई। तो फिर उन्होंने चेकिंग करी, उन्होंने कहा कि फॉर्मूला तो सेम है, इस बच्चे को भी दवा दी गई और इस बंदे को भी दी गई, दोनों के अंदर कंपाउंड तो सेम ही दिया है, पर एक कह रहा है उसी दवा को कि हमें तो फ़ायदा ही नहीं हुआ, दूसरा कह रहा है हमें हुआ। और शिकायत बहुत सारी है। जब बहुत रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि जो हमने कंपाउंड बनाए थे वो ऑप्टिकली एक्टिव है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सेम है। एक जो है प्लेन पोलराइज लाइट को राइट घुमाता है, एक जो है प्लेन पोलराइज को लेफ्ट घुमाता है। तो इसके मतलब है एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, एक लीगो। जैसे ग्लूकोज डी लिखते हैं ना, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो प्लेन पोलराइज को राइट घुमाता है, और जो लीगो होता है वो लेफ्ट घुमाता है। तो पाया क्या गया कि कुछ चीज़ें डेक्स्ट्रो है वो फायदेमंद है, लीगो फायदा करता ही नहीं। ब्रूफेन में ये पाया गया कि जो डेक्स्ट्रो वाला पार्ट होगा वो तो फायदा कर रहा है, लीगो वाला फायदा कर ही नहीं रहा है। राइट में घुमाता है और लीगो लेफ्ट में घुमाता है, तो उसको भी हम बाद में अभी बात करेंगे कैसे घुमाता है। तो क्या होता है, तो उन्होंने क्या किया कि जितने लीगो थे हटा दिए और डेक्स्ट्रो दे दिए, कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। सब कह रहे हैं हाँ गोली खाई दर्द ठीक। तो बहुत सी दवाइयों में ये आया, तो सब में यही किया उन्होंने और फिर देखा बिल्कुल ठीक। अब ग्लूकोज डी का भी यही आया कि ग्लूकोज डी और ग्लूकोज एल मिला के आपको 100 ग्राम खिला दिया है तो आपको फ़ायदा खाली 50 ग्राम का होगा, क्योंकि डेक्स्ट्रो वाली आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, लीगो डाइजेस्ट ही नहीं होता क्योंकि हमारे एंजाइम्स ही नहीं है लीगो को डाइजेस्ट करने वाले। सर तो फिर वो क्या करते हैं? वो हमने मीठापन लिया और यूरिन में बाहर या एलिमेंट्री कैनाल से बाहर, जो अगर सॉलिड चीज़ है एलिमेंट्री कैनाल से, लिक्विड फॉर्म में तो यूरिन में बाहर हो जाएगा। सर लेकिन उससे पहले तो उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा ना। एब्जॉर्ब हो गया पर वो एनर्जी दे ही नहीं रहा है। जो जिनको डायबिटीज़ होती है उनको शुगर फ्री दी जाती है। शुगर फ्री में क्या होता है कि उसके अंदर ग्लूकोज नहीं होता है, तो वो डाइजेस्ट होता ही नहीं है, तो वो ग्लूकोज की क्वांटिटी ब्लड में बढ़ती नहीं है, तो उनको डायबिटीज़ वालों को प्रॉब्लम होती नहीं। तो वो मीठी चीज़ दे दी जाती है बट इट डज नॉट गेट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, वो यूरिन में बाहर हो जाएगा। मीठापन लो यूरिन में बाहर। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ग्लूकोज नहीं है जिनके अंदर फिर भी मीठे हैं, तो उनका बेनिफिट हम लेते हैं। ठीक है, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीगो रोटेटरी का कॉन्सेप्ट दवाइयों में ऐसे आना पड़ा कि जब हम बनाते हैं तो 50% ये बनेगा, 50% वो बन जाता है। अब वो दोनों बन गए, अब हमें तो कुछ मालूम नहीं, हमने दवा दे दी, अब 50 को तो फ़ायदा हो रहा है, 50 को नहीं हो रहा है, उनमें से कुछ शिकायत कर रहे हैं। 50% सबको जिनको नहीं हुआ है वो बेचारे भी लिख ही नहीं रहे कुछ प्रॉब्लम, पर उनमें से कुछ ने शिकायत की और बहुतों ने शिकायत की, तब पता चला। फिर उसमें से जिसका पता चला कि लीगो वाला नहीं फायदा कर रहा, लीगो हटाओ, किसी में डेक्स्ट्रो वाला नहीं कर रहा है, डेक्स्ट्रो हटाओ, तो हटाने में को देखा बिल्कुल ठीक आ रहा है मामला। सर बट हमारे बॉडी में जो अमीनो एसिड है वो काफ़ी सारे तो लीगो फॉर्म में भी होते हैं। जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स हैं, अगर वो डेक्स्ट्रो को डाइजेस्ट करते होंगे तो डेक्स्ट्रो ही करेंगे, लीगो को नहीं करेंगे। तो अगर दोनों को डाइजेस्ट करने वाले थे दोनों, ग्लूकोज में डेक्स्ट्रो को डाइजेस्ट करने वाला है तो हम डेक्स्ट्रो ग्लूकोज लेंगे। लीगो खाओगे तो उससे एनर्जी नहीं मिलेगी, मीठापन मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट वाली बात है उसको हटाते हैं। सर सारे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव सारों अब इसमें समझिए, ऑप्टिकली एक्टिव वही होगा जिसके चारों ग्रुप्स अलग हों। अगर दो भी ग्रुप सेम हो गए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के चांसेस हैं। चारों अलग हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव मानते हैं, और जब चारों अलग होते हैं तो उसको कहते हैं कायरल। सर लेकिन इसमें तो चारों अलग नहीं है। चारों अलग नहीं दिख रहे, हमें तो चारों अलग दिख रहे हैं, ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग। ठीक है, इसको कायरल, कायरल का मतलब है, कायरा मतलब हाथ, हाथों की चारों उंगली अलग अलग है, तो इसलिए चारों अलग होंगी तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर दो भी सेम हुए तो चांसेस कम हो गए।
तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ इन दोनों में से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, विच वन इज ऑप्टिकली एक्टिव, ए या बी? सर ए सर कोई भी नहीं सर होगा। ए बी सर कोई भी नहीं होगा। ए आप दोनों का गलत है। आपने बी कहा, आपने भी आपका भी गलत, बी आपने कहा है, आप डी। आप पहले बताओ बाय बी राइट है जी। सुपरइम्पोज नहीं होगा, मतलब होगा नहीं। क्योंकि उसमें चारों अलग हो जाएंगे। यस चारों अलग हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इधर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, वो भी अलग है। अब इसके अंदर देखो, ये तो अलग है, इधर हाइड्रोजन दोनों सेम हो गए ना, नया काम से सेम ग्रुप लग गया ना। तो इसमें तो चारों अलग है, इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है, इधर हाइड्रोजन है, इधर OH है, दोनों ऑफ देम आर डिफरेंट। इसकी ग्रेविटी में सुपरइम्पोज करेगी नहीं। यस बात समझ में आ रही है? यस सर एक आयरन भी कुछ होता है तो वो एक आयरन ये एक आयरन हो गया, ये कायरन है। जब चारों ग्रुप अलग होंगे तो कायरन, और अगर नहीं है तो एक आयरन। एक आयरन। ये हटाते हैं। अब जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट वाली कहानी है वो बता देते हैं। वायर खींच रहा है ना, यही कभी गिर जाता है कई बार। इसका ये देखिए, जो लाइट है किसी सोर्स पॉइंट सोर्स से निकलती है तो वो सारे डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, पॉइंट सोर्स से निकल रही है तो इट विल वाइब्रेट इन ऑल दी डायरेक्शंस। अब यहाँ पे अगर हम डाइपोल प्रिज्म लगा दें, ये सिंबल है बस खाली डाइपोल प्रिज्म, तो क्या होगा, ये इसको एक ही प्लेन में वाइब्रेट करने देंगे। या तो आप ऐसे वाइब्रेट कर लो या ऐसे कर लो, किसी एक प्लेन में वाइब्रेट कर लो, ऐसे चलने नहीं देंगे। ठीक है ना, जैसे कई लगे रहते हैं ना डंडे, ऐसे लगे हुए हैं तो आपको इसके अंदर से यूँ घुसना है, सीधे नहीं चल सकते ना, एक प्लेन में घुसने का। तो इसमें जब निकलेगी लाइट तो ये ऐसे मान लो वाइब्रेट करती है, ऐसे वाइब्रेट करती चलेगी। कौन सा? ये जो लाइट थी इसमें से एक ही प्लेन में वाइब्रेट करेगी, मतलब सारी मिलके एक ही वो यूँ चल रहा था। अब उसे कहते हैं ना ऐसे नहीं, या तो ऐसे चल लो या ऐसे, एक ही प्लेन में वाइब्रेट करो सर लेकिन सारे वो तो प्लेन। उसकी मर्जी होगी ना, मतलब तो मर्जी है तो हमारे पास मत आओ, हम नहीं जाने देंगे। मैं समझा गेट बंद है, सर मतलब उसके अंदर ऐसा आपका गेट ऐसे नहीं है, आपका गेट ऐसे बना हुआ है। आपको निकलना है तो ऐसे लेट के निकलो, नहीं मैं तो खड़े होकर निकलूंगा, खड़ा रहे। इसमें से जब लाइट निकलनी है उसको एक ही प्लेन में वाइब्रेट करते हुए निकलनी, तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाएगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सर ये प्लेन ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है, सीधा क्यों है? कहीं भी आपको तो शो तो करना ही है, तो कैसा भी किसी भी एक्सिस पे हो सकता है, एक ही प्लेन में। सर होना एक ही प्लेन चाहिए, चाहे कैसा भी किसी प्लेन। हाँ। एक्स या वाई। ठीक है, अब इसको जब ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस में से पास करेंगे, गन्ने का रस ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। उसमें तो सुक्रोज होता है। सुक्रोज होता है। अब इसमें से जब ये पास होता है तो ये घूम जाता है, ये यही यूँ करके वाइब्रेट करता हुआ घुसा उसके अंदर और निकल रहा ही यूँ करते, थोड़ा तिरछा हो गया। तो ये मान लो राइट को घूम गया, राइट को घूम गया तो इट इज डेक्स्ट्रो। अगर ये लेफ्ट को घूम जाता, ऐसे वाइब्रेट करने लगता तो लीवर रोटेट। सर जरूरी है 45 डिग्री के एंगल से घूमने, अगर 90 के एंगल से घूमने का तो किसी भी एंगल से घूम जाए, लेफ्ट को घूमेगा तो लीवो, राइट को घूमेगा तो डेक्स्ट्रो। ठीक है, तो जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो या तो लेफ्ट घुमा देते हैं या राइट।
ये कब होगा? जब सब्सटेंस के चारों ग्रुप्स अलग अलग लगे, उसकी मिरर इमेज सुपरइम्पोज नहीं है, तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, तो कागज को सर अगर ये वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल में ऐसे घुसते तो फिर तब भी हॉरिजॉन्टल में है, ऐसे है, यो करने लगा तो राइट हो गया, ऐसे ऐसे करने लगा तो लेफ्ट हो गया। तो हमें प्लेन देखना पड़ेगा किधर जा रहा है, लेफ्ट जाएगा तो लीव और राइट जाएगा तो नेक्स्ट हो। कौन सी साइंटिस्ट करते हैं सर? देखो कितना दिमाग दौड़ाया साइंटिस्ट ने, ये तो पता ही नहीं चलता। उसको दिखा कैसे ये सब कि ये टेढ़ी हो गई ये है? एक्सपेरिमेंट करके हम लोग को एमएससी में कराया जाता है ये एक्सपेरिमेंट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट्स में से पास करते हैं। अब हम लाइट देख रहे हैं, प्रॉपर्ली विजिबल होता है। हाँ ऐसे देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक दिख रहा है, एकदम ब्राइट है। अब जब ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस लगा दिया, अरे दिख ही नहीं रहा सर, कोई बात नहीं, इसको घुमा, अरे सर दिख रहा है, अरे इतने से घूम गया, पता चल गया ना, इतने से घूम गया। ये कितना दिमाग लगा उसमें देख रहे साइंटिस्ट ने कितना दिमाग लगाया, तो कहाँ पता चल रहा है। सर ये आपने ऑप्टिकली एक्टिव ये गन्ने की मशीन मतलब गन्ने की मशीन, गन्ने का रस, शुगर केन जूस, कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस ले सकते हैं, गन्ने का रस ले लेते हैं जो इजीली अवेलेबल। इसके ऊपर काफ़ी कुछ एनसीईआरटी ने भी लिख रखा है, और आपके पास प्रदीप वगैरह होगी और डिटेल में मिल जाएगा। एक आयरन ऑप्टिकली एक्टिव, प्लेन पोलराइज्ड, और इसके ऊपर SN1 SN2 के क्वेश्चंस भी होते हैं, तो उसको आप पढ़िएगा और डिटेल में। फिर अगली क्लास में इसके ऊपर और सेंट्रल कार्बन लेंगे जिसके ऊपर, हाँ सेंट्रल कार्बन लेंगे, तो वो लिबोरोटेटरी, जो लेफ्ट घुमाएगा वो लिबोरोटेटरी सब्सटेंस है, जो राइट घुमाएगा वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी। सर कोई ग्रीक वर्ड है क्या राइट और लेफ्ट के लिए? ये डेक्स्ट्रो और लिबो मतलब राइट और लेफ्ट के लिए कोई ग्रीक या लैटिन? हाँ ग्रीक लेटर वर्ड है, डेक्स्ट्रो माने राइट होता है, डेक्स्ट्रस राइट, लिबो राइट है। जब सीधा होगा ये टेढ़ा राइट की तरफ टेढ़ा होगा तो फिर डेक्स्ट्रो, लेफ्ट की तरफ तो राइट को रोटेट होगा तो डेक्स्ट्रो, और लेफ्ट की ओर होगा तो सीधा लिबो। हुआ तो उसके बाद घुमा ही नहीं तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है सब्सटेंस। अब इसमें देखिए एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दिया, छोटा सा देख लेते हैं। कह रहा है कि बताना है इसमें कायरल कार्बन कौन सा है। ये ए है और ये बी है। ए का ये कायरल कार्बन है, इट इज कायरल, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। यस सर। ठीक है, दूसरा एक दिया इन्होंने, इसमें कायरल कार्बन होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जिसमें नहीं है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के चांस होगा। ए वाला कौन सा कार्बन कायरल है? कायरल कौन सा है? सर CH3 के साथ में। ये वाला कायरल है केवल, यस सर। क्योंकि ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है और ये इतना बड़ा अलग है। ये अलग नहीं है कायरल, क्योंकि इधर भी हाइड्रोजन होगा, इधर भी हाइड्रोजन गया काम से, ये भी गया काम से और ये तो गया ही काम से। तो इसका ये वाला कायरल कार्बन केवल कायरल है। यस सर। इसके अंदर सर इसमें नहीं होगा, इसमें कोई भी कायरल नहीं कोई है, भी नहीं है। ये तो वैसे ही गया काम से, इसके ये भी गया, ये भी गया और ये कार्बन भी बेचारा गया काम से, क्योंकि ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है। दिस इज ओनली कायरल। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था।
ये भी मैंने करा दिया आपको। ओके, तो यहीं तक रखते हैं। इसको घर में पढ़िएगा, अपने अपने लेवल से पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी अगर करोगे तो सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आएगा, और सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो सब बेकार है। ठीक है। सर्वर नोट्स